Good morning. This is Seema Meena, Assistant Professor History, गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़। पिछले वीडियो में हम मुगलों के आगमन का अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। आज इसे हम पानीपत के युद्ध के पहले बाबर के भारत पर आक्रमण से कंटिन्यू करेंगे। मध्य एशिया में पुनः अपनी सत्ता स्थापित होने की संभावना न देखकर बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। इनमें अंतिम आक्रमण 1525 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1526 ईस्वी में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। फरवरी 1519 ईस्वी में बाबर ने बाजौर और भेरा को जीत लिया। काबुल लौटते समय उसने परहाला, खुशब व चिनाब पर अधिकार किया। उसने गखरों को भी हराया। सितंबर 1579 ईस्वी में वह जमरूद तक आकर लौट गया। 1520 ईस्वी में वह भेरा से आगे बढ़ गया। उसने सियालकोट व सैदपुर को जीत लिया, लेकिन कंधार के शाह बेग द्वारा उसके प्रदेश पर आक्रमण के कारण वह लौट गया। 2 वर्ष के संघर्ष के बाद उसका कंधार पर अधिकार हो गया। इस समय इब्राहिम लोदी व पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी में अनबन हो गई। दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। इब्राहिम का चाचा आलम खां सहायता लेने काबुल जा पहुंचा। अतः 1524 ईस्वी में बाबर आगे बढ़ा, किंतु दौलत खां लोदी ने उसका विरोध किया। बाबर ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। पराजित दौलत खां लोदी को उसने दीपालपुर में गिरफ्तार किया, लेकिन इस समय आंतरिक समस्याओं के कारण उसे काबुल लौटना पड़ा। उसके लौटने के बाद दौलत खां लोदी, जिसे बाबर ने रिहा कर दिया था, ने पंजाब पर पुनः अधिकार कर लिया। इस बीच बाबर को राणा सांगा की ओर से इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने का संदेश मिला। नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर काबुल से रवाना हुआ। पंजाब को जीतने के बाद वह दिल्ली की ओर बढ़ा। अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। आरंभ में भारतीय सेना को कुछ सफलता मिली, परंतु कुछ समय बाद बाबर के तोपखाने की मार के आगे भारतीय सैनिक टिक नहीं सके। तुलुगमा प्रणाली के सफल प्रयोग के कारण उसमें से अधिकांश घिर गए अथवा मारे गए। इब्राहिम लोदी के साथ लगभग 15,000 सैनिक रणभूमि में खेत रहे। बाबर ने लिखा है, सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा और दया से यह मुश्किल काम आसान बना दिया गया और आधे ही दिन में वह शक्तिशाली सेना नष्ट कर दी गई। पानीपत में बाबर की विजय के कारण क्या थे, आइए हम इनको विस्तार से देख लेते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास में 1 लाख सैनिक, अनेक हाथी व घुड़सवार थे, जबकि बाबर केवल 12,000 सैनिकों के साथ लड़ा था। फिर भी बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में बाबर की विजय के अनेक कारण थे, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम, बाबर का कुशल सेनापतित्व। अपने जीवन में बाबर ने इसके पहले भी अनेक युद्ध लड़े थे। उसे विभिन्न रणनीतियों का पर्याप्त ज्ञान था। वह कठोर परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता था। इब्राहिम लोदी की कमजोरियां। बाबर की जीत में इब्राहिम लोदी की कुछ भूलें व दुर्बलताओं का भी योगदान रहा। पंजाब में बाबर के प्रवेश करने के समय तक इब्राहिम लोदी ने उसका मुकाबला करने के लिए कोई विशेष तैयारियां नहीं की थी। सेकंड, बाबर के दिल्ली की ओर बढ़ने के समाचार सुनकर इब्राहिम शीघ्र आगे बढ़ा। बाबर ने लिखा है कि वह अव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा तथा उसने मार्ग में सैनिकों को विश्राम भी नहीं लेने दिया। अतः जब उसकी सेना युद्ध के मैदान में उतरी, उसके सैनिक थके हुए थे। इसके विपरीत पंजाब पर अधिकार करके बाबर ने अपने सैनिकों को कुछ समय तक आराम करने दिया तथा वह सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा। थर्ड, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के मत में इब्राहिम लोदी एक अयोग्य सेनापति था। वे लिखते हैं कि उसके सुयोग तथा अनुभवी व्यक्तियों को अपनी सेना में आकर्षित करने के लिए खजाना खोलने की चिंता नहीं थी, परंतु वस्तुतः उसने अपने अनेक अनुभवी व योग्य सरदारों को अप्रसन्न करके उनका सहयोग खो दिया था। फोर्थ, उसने बाबर के विरुद्ध अन्य भारतीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। एल श्रीवास्तव के अनुसार यदि राणा सांगा व राजपूतों की सहायता प्राप्त करने में वह सफल रहा होता और शत्रु के विरुद्ध संयुक्त प्रयत्न किए होते तो संभवतः उसने बाबर को देश से खदेड़ दिया होता। फिफ्थ, बाबर की तोपों के गोलों की मार से इब्राहिम की सेना की अग्रिम पंक्तियों में खड़े किए गए हाथियों में भगदड़ मच गई, जिससे अनेक भारतीय सैनिक मारे गए। सिक्स्थ, बाबर लिखता है कि इब्राहिम की सेना एक भीड़ की भांति आगे बढ़ी। वह सुशिक्षित नहीं थी।
अतः बाबर के घुड़सवारों और तोपखाने का मुकाबला न कर सकी। भागते हुए भारतीय सैनिकों ने अपने ही बहुत से सैनिकों को कुचल डाला। पानीपत में बाबर की विजय के कारणों में तृतीय कारण है सेना के अग्रभाग की रक्षा का समुचित प्रबंध। बाबर ने यह रण पद्धति मध्य एशिया से सीखी थी। पानीपत में उसने अपनी सेना के मध्यम भाग में आगे 700 छकड़े खड़े कर दिए थे जो आपस में चमड़े की रस्सियों से बंधे हुए थे। इनसे बाबर की सेना शत्रु के तीरों से सुरक्षित रही। इन छकड़ों के बीच कुछ खाली स्थानों में अनुभवी तोपचियों को तैनात कर दिया गया और बाएं अंग को बचाने के लिए उसके आगे खाइयां खोद दी गई तथा उन्हें पत्तों से ढक दिया गया। फोर्थ, तुलगमा प्रणाली का प्रयोग। बाबर ने अपनी सेना के बिल्कुल दाएं और बाएं किनारों पर घुड़सवार खड़े किए। मुख्य नेता के पीछे कुछ सेना रखी गई। दोनों किनारों पर तैनात घुड़सवारों ने इब्राहिम की सेना को पीछे से घेर लिया। इससे भारतीय सेना में भगदड़ मच गई। पीछे तैनात की गई फालतू सेना में से सेना के विभिन्न पाशों में यथासंभव सहायता पहुंचाने का कार्य किया। फिफ्थ, तोपखाने का प्रयोग। बाबर के पास मुस्तफ़ा और उस्ताद अली जैसे प्रसिद्ध तोपची थे। उन्होंने अपना कार्य बड़ी मुस्तैदी से किया। जैसा कि कई बार बताया जा चुका है कि भारतीय सैनिक मुगलों की तोपों की भयंकर गोलाबारी के सामने टिक नहीं सके। सिक्स्थ, घुड़सवारों का प्रयोग। बाबर के घुड़सवार अत्यंत दक्ष थे। उन्होंने तेजी के साथ शत्रु की सेना पर आक्रमण किया। A.L. श्रीवास्तव का कहना है कि बाबर ने अपनी युद्ध कला को एक विकसित रूप प्रदान किया जो वास्तव में अनेक युद्ध प्रणालियों का समन्वय था और साथ ही मध्य एशिया के निवासियों के लिए एक नई चीज़ थी। यह युद्ध प्रणाली सुनियंत्रित, दक्ष और गतिशील अश्वारोहिणी सेना, वैज्ञानिक तोपचियों की सेना, चमत्कारी चालों का प्रयोग और तुलगमा तथा सेना की अग्रभाग की रक्षा के लिए जंजीर से बंधी गाड़ियों की कतार से संपन्न एक सफल समन्वय का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। सेवेंथ, जनता की उदासीनता। इन सब कारणों के अतिरिक्त इब्राहिम की पराजय का एक कारण भारतीय जनता की उदासीनता भी थी। इस समय के वातावरण में साधारण जनता ने राज्यवंशों के परिवर्तन में सक्रिय भाग लेना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि वे एक विदेशी के आक्रमण के समय में भी उदासीन रहते थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम। बाबर की दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। लोधी वंश के राज्य का अंत करने के बाद बाबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। द्वितीय, बाबर की सैनिक शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। तृतीय, उसके दुर्दिनों का अंत हो गया। रशबुक विलियम के अनुसार अब उसको अपने प्राणों तथा सिंहासन की सुरक्षा के लिए चिंताग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं रही। फोर्थ, महाराणा सांगा को जब यह मालूम हुआ कि बाबर भारत से वापस लौटकर नहीं जा रहा तो उन्होंने उससे संघर्ष की तैयारियां शुरू कर दी। फिफ्थ, विभिन्न प्रदेशों के अफगान सरदार भी सचेत हो गए और बाबर का विरोध करने लगे, किंतु अभी भी बाबर की कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई थी। उसे अभी भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना था। सर्वप्रथम वह अफगान सरदारों से निपटा। उसके पुत्र हुमायूं ने गाजीपुर, कालपी तथा जौनपुर पर अधिकार कर लिया। दोआब तथा अन्य स्थानों के जागीरदारों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इन सफलताओं के बाद उसने खानुआ में राणा सांगा को परास्त किया। बाबर व राणा सांगा के मध्य संघर्ष के कारण। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा की शक्ति का तेजी के साथ उत्कर्ष हुआ था। सांगा ने मालवा के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया तथा गुजरात के शासक को युद्ध में परास्त किया था। वास्तव में इस युद्ध का कारण दोनों की महत्वाकांक्षा थी। सांगा दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। बाबर यहाँ से लौटने को तैयार नहीं था। उनके समय में मेवाड़ के राज्य की सीमाओं में भी विस्तार हुआ। भिलसा, औरंगपुर, चंदेरी व रणथंभौर उसके राज्य के अंग थे। मारवाड़, आमेर, अजमेर, रायसेन और बूंदी आदि के शासकों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की थी। उसके पास एक विशाल सेना थी जिसमें एक विशाल सेना अनेक राजपूत राज्यों की सेनाएं सम्मिलित थी। वह अपने जीवन में लगभग 80 युद्ध लड़ चुका था। इब्राहिम लोदी को परास्त करके जब बाबर अपने देश को नहीं लौटा तब सांगा ने उसे भारत से निकालने का निश्चय किया। उन दोनों के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को बयाना के निकट खानुआ कनवाहा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस संघर्ष के कारण निम्नलिखित थे। प्रथम, बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। सांगा का विचार था कि पहले के आक्रमणकारियों की भांति बाबर भी यहाँ से धन एकत्रित करके अपने देश वापस चला जाएगा। बाबर के अनुसार
सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसे सहायता का आश्वासन भी दिया था, लेकिन सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। सांगा ने भी बाबर पर आरोप लगाया कि उसने अपना इरादा बदल दिया था। इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा अपनी सेना के साथ सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर आ पहुंचा। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करने लगे। इस समय बाबर की स्थिति चिंताजनक थी। उसको भारत आए काफ़ी समय हो चुका था। अब उसके अधिकांश सेनापति एवं सैनिक देश लौट जाना चाहते थे। वे यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इससे भी ज़्यादा भय उन्हें वीर राजपूतों से था। लैंडपुल लिखता है कि बाबर को अब एक बहुत उच्च कोटि के योद्धाओं का सामना करना पड़ा। अब तक जिनके साथ उसने युद्ध किया था उनसे कहीं अधिक वीर साहसी थे ये लोग। वे युद्ध प्रिय थे तथा युद्ध में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में तनिक भी नहीं घबराते थे। सांगा की विशाल सेना के समाचार पाकर बाबर के सैनिकों को में निराशा फैल गई। बाबर लिखता है कि इस समय से आए एक ज्योतिष ने सांगा की जीत की भविष्यवाणी की थी। इस भविष्यवाणी ने सैनिकों में भय का पैमाना बढ़ा दिया। ऐसी विकट परिस्थितियों में बाबर ने अत्यंत साहस, दृढ़ता और धैर्य से काम लिया। उसने अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए युद्ध मैदान में सबके सामने अत्यंत नाटकीय ढंग से शराब न छूने की प्रतिज्ञा तथा शराब के पीपे खाली कर दिए। उसने अपने सैनिकों को एक जोशीला भाषण दिया। इसमें उसने कहा कि वे यदि वीरतापूर्वक लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त करते हैं तो उन्हें गाजी की उपाधि प्राप्त होती है, और यदि वे विजयी होते हैं तो भारत में उनका साम्राज्य सुदृढ़ व स्थायी हो सकता है। उसने अपने उन सेनापतियों के साथ कठोरता का बर्ताव किया जो काबुल वापस लौट जाना चाहते थे। युद्ध के पहले बाबर ने कुछ हिंदू बंदियों का कत्ल करके उनके मुंडों को बुर्जों पर लटका दिया। उसने जिहाद का नारा भी लगाया। इस प्रकार उसने अपने सैनिकों का धार्मिक जोश भी बढ़ाया। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे राणा सांगा की पराजय हुई। राणा सांगा को मूर्छित अवस्था में रण क्षेत्र से ले जाया गया। खानवा में बाबर की विजय के कारण। प्रथम, बाबर का कुशल सेनापतित्व। बाबर एक कुशल सेनापति था। खानवा के मैदान में उसे एक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला किया। शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा, जोशीले भाषण तथा सैनिकों को युद्ध के मैदान में बलिदान देकर गाजी की उपाधि प्राप्त करने का अवसर बताकर उसने निराशा सैनिकों में जोश भर दिया। द्वितीय, अग्रिम पंक्तियों की रक्षा का समुचित प्रबंध। सेना पानीपत के युद्ध के समान खनवा के युद्ध में बाबर ने अपनी सेना की अग्रिम पंक्तियों की रक्षा का समुचित प्रबंध किया। तृतीय, तोपखाने का प्रयोग। चतुर्थ, तिलगुमा प्रणाली का प्रयोग। बाबर ने इस बार भी इस पद्धति का प्रयोग करके सांगा की सेना को घेर लिया था। घुड़सवारों की गतिशीलता। सिक्स्थ, सांगा की सेना में एकता से काम करने के तत्वों का अभाव। सांगा के झंडे के नीचे अनेक राजपूत राजाओं व सरदारों की सेनाएं लड़ रही थी। उनमें कमान की एकता स्थापित करना एक दुष्कर कार्य था। सेवेंथ, हाथियों का प्रयोग। सांगा ने भी हाथियों का प्रयोग किया। उन्होंने सांगा के अनेक सैनिकों को रौंद डाला। एट्थ, अफगान सरदारों का व्यवहार। यद्यपि राणा सांगा का साथ अनेक अफगान सरदारों ने दिया था, किंतु उन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता था। नाइन्थ, सांगा का लंबा अभियान। युद्ध के पहले सांगा को सेना के एक लंबे मार्ग से खानवा पहुंची थी, जिससे वह थक गई थी। 10th है सलहदी का विश्वासघात। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के समय रायसेन के मुस्लिम शासक सलहदी राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर से जा मिला था, किंतु यह सत्य नहीं है। निष्कर्ष के रूप में A.L. श्रीवास्तव के उस कथन को दोहराया जा सकता है जो उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाबर की विजय के कारणों का विश्लेषण करते हुए लिखा है। परिणाम। रसबुक विलियम के अनुसार इस युद्ध के पश्चात बाबर के जीवन की नई स्थिति में एक महत्व की बात यह रही कि युद्धों के कारण अपने जीवन और राज्य सिंहासन को उसे संकट में कभी नहीं डालना पड़ा। वे आगे लिखते हैं कि इस विजय के उपरांत उसकी शक्ति का मुख्य केंद्र काबुल से हटकर भारत हो गया। अब तक भारत पर अधिकार बाबर के शौर्य कृत्यों का एक अध्याय ही समझा जाता था, किंतु इसके बाद यह शेष जीवन की
सरगर्मियों का एक अंग बन गया। बाबर ने मेदिनी राय को हराकर चंदेरी को जीत लिया। उसने घाघरा के मैदान में अफगानों को हराकर उनकी शक्ति को नष्ट किया। रसविकुल्यम के अनुसार खानवा में बाबर की विजय से दिल्ली पर राजपूत सत्ता स्थापित होने का खतरा, जो कुछ समय से मंडरा रहा था, हमेशा के लिए टल गया। सांगा के नेतृत्व में केंद्र में हिंदू राज्य की स्थापना का स्वप्न टूट गया। राजपूतों की शक्ति क्षीण हो गई। कुछ समय पश्चात घायल सांगा की मृत्यु हो गई तथा उसके जैसा वीर व साहसी नेता राजपूतों को शीघ्र प्राप्त नहीं हुआ। इस युद्ध में राजपूतों की जन व धन की हानि भी बहुत हुई थी। धन्यवाद।